जमशेदपुर में एक मंदिर के धर्म ध्वजा में किसी ने मीट के टुकड़े बांध दिए। इस पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और इसके बाद जब हिंदू संगठनों के लोग मंदिर में मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त पत्थरबाजी शुरू हो गई और माहौल खराब हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। जब तक पुलिस आती उससे पहले ही दंगाइयों ने कई दुकानें जला दी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि वो लोग शास्त्री नगर के प्राचीन जटाधारी मंदिर में बैठक कर रहे थे, तभी पत्थर चलने शुरू हो गए। कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई और फिर दुकानों को आग लगा दी गई। 8 अप्रैल शनिवार को मंदिर की धर्म ध्वजा में मांस के टुकड़े बंधे हुए मिले। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। उस वक्त किसी तरह पुलिस ने हालात को काबू किया, लेकिन कल देर रात फिर हालात बिगड़े। पुलिस के जवानों पर भी पथराव हुआ। रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा। अब स्थिति यह है कि जमशेदपुर में इंटरनेट बंद है, दफा 144 लगा दी गई है। पुलिस लोगों से घरों में रहने के लिए अनाउंसमेंट कर रही है। पूरे शहर में तनाव है। पुलिस का दावा है कि जमशेदपुर में फिलहाल हालात काबू में है। मैजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें फ्लैग मार्च कर रही हैं। शहर के सभी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है, लेकिन जमशेदपुर में भी पुलिस के एक्शन पर हिंदू संगठन नाराज हैं, क्योंकि पुलिस ने जमशेदपुर के एक लोकल बीजेपी लीडर अभय सिंह को अरेस्ट किया है। ये कल रात को दो समुदाय के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसके चलते थोड़ा सा जिसके चलते थोड़ा सा विधि व्यवस्था को संभालने में थोड़ा फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। तो इसी क्रम में और पूछताछ के क्रम में कुछ लोगों को हम गिरफ्तार किए थे। तो उन्हीं का कहना था कि ये जो अभय सिंह है, इन्हीं का हाथ है, इनका भी जो भी ऐसे थोड़ा विद्रोह फैलाने में। तो उसी के क्रम में एक FIR दर्ज हुआ है, तो उसी में इनका अरेस्टिंग हुई है। तो उसी धाराओं में इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। बाकी जैसे कानून का अनुसंधान पूरा होगा तो आपको आगे और जानकारी दी जाएगी। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस दंगा करने वालों के बजाय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के इशारे पर बीजेपी के नेताओं को परेशान कर रही है। एसपी साहब से सिर्फ मैं ये जानना चाहिए कि आखिर श्रीमान अभय जी को आपने गिरफ्तार किस बिना पर किया है, उनका गुनाह क्या है, उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि आपने बगैर नोटिस के, बगैर प्रायर इंफॉर्मेशन के आप उनको घर से उठा लेते हो। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? तो वैसी परिस्थिति में एसपी साहब कुछ भी जवाब नहीं दे पाए और उनकी तानाशाही इस तरह से दिख रही थी जैसे किसी के संकेत पे वो काम कर रहे हैं। प्रशासन का काम जनता जनार्दन की व्यवस्था को बनाना है, न कि व्यवस्था को बिगाड़ना। बीजेपी का कहना है कि यह मामला धार्मिक झंडे के अपमान का है। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उन पर हमला किया गया। पुलिस को सब मालूम था, फिर भी वो इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही। बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों ने धार्मिक ध्वजा की बेअदबी की, अगर उन्हें जल्दी नहीं पकड़ा गया तो बीजेपी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। देखिए, जमशेदपुर में जो कुछ भी हुआ वो साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राजधर्म भूलकर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं। अब जमशेदपुर में महावीरी झंडे में मांस बरामद होता है। जब आक्रोश में जो सनातनी भाई है वो शांतिपूर्वक धरना देने के लिए उसी स्थल पर बैठ जाते हैं, तो पुलिस की मौजूदगी में असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके ऊपर पेट्रोल, डंडे, तलवार से हमला किया जाता है। कई लोग बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं। तो जब पुलिस को पहले से पता था कि यहाँ धरना चलेगा, यहाँ स्थिति तनावपूर्ण है, तो फिर ऐसी घटना को क्यों होने दिया गया? लेकिन हम भी सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर झंडे में मांस बरामद के पीछे जिन लोगों का हाथ था उनकी अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे भी बड़ा वृहद आंदोलन पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। यह मुख्यमंत्री के लिए चेतावनी है।
बीजेपी ने सीधे सीधे हेमंत सोरेन की सरकार पर आरोप लगाया, उनकी पुलिस पर सवाल उठाया, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मनोज पांडे ने इसका जवाब भी दिया। जेएमएम का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाती है क्योंकि इससे पोलराइजेशन होता है और बीजेपी उसका फायदा उठाती है। इस विषय को छोड़कर इनके पास बोलने का कोई और विषय है? क्योंकि ये विषय ही इनको सूट करता है। इससे धार्मिक ध्रुवीकरण और उसके आधार पर राजनीतिक जमीन बचाने की कवायद की जाती है। भाजपा मरणासन स्थिति में है झारखंड में। आने वाला चुनाव में पता चल जाएगा। पहली बार माटी के बेटों ने एक सरकार देखी है जो उनके लिए बनी और उनके लिए काम कर रही है। उसी से बेचैनी और पेट में दर्द इनको है। बिहार में जिस तरह से माहौल खराब किया गया, उसी पैटर्न पर झारखंड में हिंसा हुई। यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पुलिस को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए, लेकिन मुश्किल यह कि पुलिस अपनी साख बचाने के चक्कर में जिस तरह से एक्शन लेती है, उससे मामला सियासी हो जाता है। और ये तो आपने देखा है कि हिंसा के मामले में राजनीति कैसे हो रही है, सियासी बयानबाजी किस तरह से की जा रही है। जब सियासत होने लगती है ऐसे मामलों में, तो क्या होता है, ये झारखंड के पड़ोसी बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है। बंगाल की हिंसा के लिए बीजेपी ममता की सरकार को और ममता बनर्जी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती हैं। आज ममता बनर्जी ने कहा कि हावड़ा और हुगली में हिंसा के पीछे बीजेपी है। बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया। हालांकि रामनवमी के मौके पर हावड़ा और हुगली में जो हिंसा हुई, उसकी तहकीकात के लिए एक एनजीओ के 6 मेंबर्स की टीम ने उन इलाकों का दौरा किया, लेकिन पुलिस ने इस टीम को रोका। जिस जगह पर हिंसा हुई वहां जाने नहीं दिया, लेकिन इस कमेटी ने आसपास के लोगों से बात करके जो सबूत मिले उन्हें इकट्ठा किया। आज अपनी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को सौंप दी। कमेटी ने लिखा है कि हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा प्री प्लान्ड थी। कमेटी का कहना है कि रामनवमी की शोभा यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से निकाली जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया। हिंसा करने वालों को ममता बनर्जी के उस भाषण से हौसला मिला जिसमें कहा गया था कि अगर मुस्लिम इलाकों से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। कमेटी ने ममता बनर्जी के भाषण वाले इस वीडियो को भी अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया है। इस पर ममता बनर्जी ने आज नाराजगी जाहिर की। ममता ने कहा कि बंगाल में माहौल अब शांत है, तो बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने खुद हिंसा भड़काई, पुलिस ने परमिशन नहीं दी, फिर भी जुलूस निकाला। जानबूझकर जुलूस निकालने के लिए नमाज का वक्त चुना गया। Only the incident came because of BJP. They changed the timing without the permission. They have done it because High Court told you cannot say anything. That's why up to the 6th I didn't say anything. And after that, when they have taken the permission, even police said you do it. Police has not given permission. Number 1. Number 2, the meeting was mentioned. They will do it in the afternoon. But at the time of namaz time, intentionally, deliberately they went there to victimize the people. After that also, our police, 1 hour it was, of course in a bad state because BJP along with bunduks, dancing with arms, bulldozer, tractors, they went. You tell me, for a religious meeting, একটা ধর্মীয় মিটিংয়ে आर्म्स কেন নিয়ে যাবে? ये बात सही है कि रामनवमी से पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था अगर शोभा यात्रा मुस्लिम इलाकों से गुजरी तो एक्शन होगा। फिर हिंसा हुई। जब हिंसा हुई तो ममता ने कहा कि पुलिस की परमिशन के बगैर यात्रा निकाली गई, तो आयोजकों ने पुलिस की परमिशन की चिट्ठी दिखा दी। इसके बाद एक्शन शुरू हुआ तो उन लोगों को पकड़ा है जो हिंसा के शिकार हुए थे, जो विक्टिम्स थे। ममता ने कहा कि मुसलमान तो रमजान के दौरान शांति से रहते हैं, फल खाते हैं, और फलों के ठेलों को फेंका गया, दुकानों को आग लगाई गई। उसका मतलब यह निकाला गया जैसे ममता मुस्लिम पक्ष को क्लीन चिट दे रही हैं और हिंदू पक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही हैं।
इससे लोगों के मन में जांच को लेकर शक पैदा हुआ। बीजेपी ने फायदा उठाया। अब बीजेपी ने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज दी। इससे ममता खासी नाराज है। पब्लिक परसेप्शन तो यह है कि ममता बनर्जी मुसलमानों को प्रोटेक्शन देती हैं, उनकी गलतियों को इग्नोर कर देती हैं और बीजेपी उनकी इसी इमेज का फायदा उठाकर हिंदू वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। सियासी खेल में नुकसान हो रहा है बंगाल के लोगों का, और यह सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा, यही का यही रायपुर में भी देखने को मिला। हिंदू संगठन से जुड़े एक नौजवान लड़के की हत्या हो गई। इसके बाद विरोध शुरू हुआ तो रायपुर में हंगामा हो गया। रायपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों ने 2 घरों में आग लगा दी। असल में 2 दिन पहले इसी इलाके में मामूली सी बात को लेकर 2 कम्युनिटी के लोग भिड़ गए थे, जिससे दोनों पक्षों के बीच पहले मारपीट हुई, फिर भुवनेश्वर साहू नाम के एक नौजवान की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मुस्लिम समाज के लोगों पर लगा। हिंदू संगठनों ने बंद की कॉल दी और अब पूरे इलाके में पुलिस तैनात है। इस इलाके में आज सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण था। हिंदू संगठन से जुड़े भुवनेश्वर साहू की हत्या के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल के अलावा बीजेपी के लोग भी इकट्ठा हुए। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये लोग उसी जगह पर जाने की कोशिश कर रहे थे जहां हिंसा हुई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका तो उग्र भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ता इस पूरी हिंसा के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव को हिरासत में ले लिया। आज रायपुर में भी वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने बाइक रैली निकाली और पूरे इलाके में सभी दुकानों को बंद करवा दिया। वीएचपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसके पीछे रोहिंग्या मुसलमान। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आतंकवाद और रोहिंग्या मुसलमानों की जिस तरह से आतंक बढ़ रहा है, उसी कारण से हमारा छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है। और भाई भुवनेश्वर साहू जिसकी निर्मम हत्या इन मानसिक जिहादियों मुसलमानों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बंद का आह्वान किया है ताकि उनको भाई को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। और आप सुबह से देखेंगे कि पूरा सब्जी मंडी, बस स्टैंड और पूरा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी स्वतः ही हिंदू समाज आगे आकर के बंद कर रहा है। 8 अप्रैल को बेमेतरा बिरनापुर के गांव में जब दोनों पक्षों के बीच में विवाद शुरू हुआ, उसके बाद से ही पुलिस इस इलाके में एक्टिव थी। ये करीब 700 लोग की आबादी वाले गांव में 900 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती दिखाई दी। आईजी के साथ साथ एसपी रैंक के 3 अफसर मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो है बंद का आह्वान किया गया है, जिसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। 400 से अधिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सभी थानों में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है और जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर नजर रखी जा रही है। अभी तक ऐसी कोई घटनाओं की रिपोर्ट नहीं आई है। भाटा गाँव का जो बस स्टैंड है वहाँ पर एक विवाद की सूचना आई थी, तो वहाँ पर पुलिस बल तुरंत पहुँच गया था और उसके विवाद को शांत करा दिया गया। उसके बाद से अभी तक ऐसी कोई घटना हमारी जानकारी में नहीं है। ये घटना देखने में ऊपर से साधारण लग सकती है, एक नौजवान की हत्या का मामला लग सकती है, लोकल इशू लग सकती है, लेकिन बात गंभीर है। रोहिंग्या बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यहां तक कि कर्नाटक और केरल तक फैल चुके हैं और ये चिंता की बात है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घर घर सर्वे करवाया था। ये पता लगाया था कि किन किन इलाकों में गैर कानूनी तौर पर रोहिंग्या रह रहे हैं। सबकी पहचान की गई, इससे फायदा हुआ। मुझे लगता है अन्य राज्यों को भी इसी तरह का सर्वे कराना चाहिए, जिससे देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान हो सके और उन्हें वापस डिपोर्ट किया जा सके। हरियाणा के सोनीपत से भी आज बुरी खबर आई। सोनीपत में एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला किया गया। पता लगा यहां कल रात करीब दोपहर कल रात में कुछ उपद्रवी किस्म के लोग ये मस्जिद में घुस गए
और वहां नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ मारपीट। मामला सोनीपत के सांदल कला गांव का है। मुस्लिम समाज के लोगों का आरोप है कि करीब 15 से 20 लोग आए और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों को आरोपी बनाया है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि इस गांव में मुसलमानों के 15-20 घर हैं। वो लोग छोटे से कमरे को मस्जिद बनाकर यहां इबादत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं है। इसी वजह से उनके साथ मारपीट की गई। रात को तकरीबन 9 बजे नमाज अदा कर रहे थे। 15-16 बंदे थे, कुछ बच्चे भी थे, कुछ बुजुर्ग भी थे। तो बाहर से बंदे आए, गांव के बंदे थे जो अलग उसके समुदाय के थे। तो उन्होंने आके आवाज देनी शुरू कर दी, नमाज क्यों अदा कर रहे हो, बाहर निकलो। तो नमाज अदा करने से हम बाहर तो निकले नहीं। तो वे अंदर आए। अंदर आने के बाद उन्हें जो बच्चे थे उनको भी तोड़ा, उनको भी मतलब पीटा गया है, और बुजुर्ग थे उनको भी पीटा गया है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो छोटे छोटे बच्चे थे, वे बाज के ऊपर चढ़ गए। उनके जब पीछे जाके ऊपर छत पे जाके उनके साथ भी वारदात की गई, मारपीट की गई है। किसी का हाथ पे चक्कू मार रखा, किसी के पैर पे चक्कू मार रखा, किसी का सर फूटा हुआ है। पीछे से आए और आते उन्होंने तो हम तो नमाज अदा करे, नमाज में ध्यान दो ना, तो आते बिट्टे लाठी से चार्ज कर दी ना, तो मारने, किसी का चक्कू मारे, किसी का उन्हें तलवार मारी जी। और कम से कम 15-20 जने थे वे। गांव में रहने वाली मुस्लिम समाज की महिलाओं का आरोप है कि मारपीट करने वाले सारे नौजवान गांव के ही हैं, वो बाहरी नहीं हैं। उन्होंने जानबूझकर हमला किया और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। बस ऐसे ही आकर एक कदम तक कर दिया था, ऐसे ही पीटने लग गए। सब ने नमाज पढ़ रहे थे, औरत भी नमाज पढ़ रही थी घर पे, और मर्द यहाँ नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में। सबका मार गए, औरत भी नहीं छोड़ी, लड़की भी नहीं छोड़ी, सबका मार गए। घर में बड़का मार के गए, गेट तोड़ गए। पूरा घटना हुई, आप उस समय थे यहाँ पर? जी, सब नमाज पढ़ रहे थे। जब आदमियों का मारपीट करना, आदमी घर में घुसे तो औरता का भी मारे हैं उन्होंने। सब आदमी भी बेचारे पीट पीट का घर में बड़े। तो औरत जब निकली, नमाज पूरी नहीं पढ़ी, आदम नमाज छुड़वा दी उनने। नमाज के समय करा, सजदे में थे सब। मेरे ससुर जी का मारे हैं, देवर के लड़के का मारे, जेठ का मारे, सभी का मारे हैं। हाथ पांव तोड़ के गिर रखे, सभी अस्पताल। मेरी लड़कियां का मारे, तो जितने भी हैं और का गुमचोट लग रही है जी। बाहर मस्जिद में तो आदमी नमाज पढ़े जी, हम तो उल्ला सुनी जी। भाई बार है डंडो तो मार मोर का घेर दिए इतना जी। वे चले गए घरों में, बढ़ गए वहां जाकर जो कर, वहां घरों में लड़के नमाज पढ़ कर भाग चल दिए। उनके आगे भाग लिए, पीछे पीछे भाग लिए जी। मैं घरों में जा कर मारे घुस घुस कर, लड़की भी, बहू बेटी सब मारे जी, सबका घेर कर। हालांकि हरियाणा के पुलिस अफसर सोनीपत में जो हिंसा हुई उसको आपसी झगड़े का मामला बता रहे हैं। सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर ने कहा, 2 गुटों के बीच किसी मामूली बात को लेकर यह झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों को समझा दिया गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। रात को 8:30-9 बजे के ज्यों ही हमारे नॉलेज में यह डाला गया, हमने तुरंत पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस केस रजिस्टर किया गया, FIR की गई और पूरी पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है और मामले की पूरी तहकीकात की गई है। 10 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और पूरा गांव के जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड लोग हैं, नंबरदार हैं, सरपंच हैं, पंचीज हैं, उनके साथ हमारी प्रशासन की मीटिंग हो चुकी है। और ये कोई सुनियोजित प्रायोजित कोई ऐसा इशू नहीं था, प्रायोजित नहीं था। और कुछ बच्चे बैठ के ड्रिंक्स कर रहे थे, उनके बीच में छोटा मोटा अल्टरकेशन हुआ है, उसी का आउटबर्स्ट का ये नतीजा था। नमाज से इसका कोई रिलेशन नहीं था, नमाज का टाइम पहले का था, उस टाइम नमाज का इशू नहीं था और ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है। ये रूटीन की चीज़ें हैं, नमाज डेली होती है, पढ़ते हैं, कभी कोई इशू नहीं आया। सद्भाव से लोग रहते हैं, भाईचारा कायम है और कायम रहेगा, उन्होंने प्रॉमिस किया है। बाकी हमारी पूरी नज़र है माहौल के ऊपर, कोई ऐसी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। पुलिस कह रही है कि झगड़ा आपसी था, लेकिन गांव वालों ने इस मामले की गंभीरता को समझा और गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक मीटिंग बुलाई। दोनों धर्मों के लोग साथ साथ बैठे और तय किया, जो हुआ सो हो गया, उस पर अब ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। पुलिस गड़बड़ी करने वालों को सजा देगी और गांव वालों को मिलजुल कर रहना है। सोनीपत में मस्जिद पर हमला हुआ, ये तो दिखा, लेकिन इसके पीछे नमाज का इशू नहीं था, ये राहत की बात है। पुलिस को भी इस मामले को दबाने या छुपाने के बजाय इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मैं गांव वालों की तारीफ करूंगा, खासतौर पर बड़े बुजुर्गों की।
उन्होंने वक्त रहते कदम उठाए, सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया, शांति बनाए रखने की पहल की। अब पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।